ध्यान से बात को सुनिएगा। राइटिंग टास्क 2 2-3 किस्म का बताया जाता है, लेकिन ये 7 किस्म के हैं और उन 7 किस्म के हिसाब से हमने टैबलेट या कैप्सूल्स बनाए हुए हैं जो टेम्पलेट की शक्ल में है मौजूद। और जब इन्हें बनाया गया था तो उसकी बुनियादी मकसद ये था कि आपके जो 4 एरियाज हैं जिस पर आपकी मार्किंग होती है, आपके स्कोर लगते हैं, ये चारों एरियाज को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए मैं जो इब्तदाई अपनी गुफ्तगू का ये जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको ये समझ आएगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। एक आपका होता है लेक्सिकल रिसोर्स का एरिया, जिसमें से 9 बैंड का वो होता है। एक आपका होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का एरिया, वो भी 9 का होता है। एक आपका होता है टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट वाला एरिया, वो भी 9 का होता है। और एक होता है कोहेजन एंड कोहेरेंस का एरिया, वो भी 9 बैंड का होता है। आप लोगों को जब हम यहां से एक ट्रांसफर शीट देते हैं कि आप इसको, आपने इसके ऊपर लिखना है, ये जो सॉरी नॉट ट्रांसफर शीट बट टास्क शीट, जब हम आपको राइटिंग टास्क 1 और 2 की शीट देते हैं तो उसके भी आखिर में आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि ये एरियाज है जिनमें आपको स्कोर मिलता है। और सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरती इस टेस्ट की ये है, इसीलिए बहुत ज्यादा अहमियत इस टेस्ट की, कि अगर आपको इसमें किसी एक एरिया में आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको अच्छा स्कोर मिलता है। अब मिसाल के तौर पर आपका राइटिंग का एरिया है और राइटिंग में आपने कोहेजन एंड कोहेरेंस, यानी जो आपने बात की उसका आपस में रब्त था, और वो जो रब्त वाली बात थी उसके हिस्से के नंबर आपको मिल जाएंगे। आपने जो फिक्रे लिखे, वो जो फिक्रे थे, वो जो सेंटेंसेस थे, उनमें ग्रामर का कोई मसला नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसके नंबर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से टास्क रिस्पॉन्स, टास्क अचीवमेंट, आपको सवाल समझ आ गया और सवाल के मुताबिक आपने जवाब दे दिया और आपकी ग्रामर ठीक नहीं थी, आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं थी, तो जो जवाब दुरुस्त दिया उसके तो नंबर आपको वो मिलेंगे। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इनके इस टेस्ट की, कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे ने कुछ थोड़ा बहुत लिख रखा है, वो रेलिवेंट था तो उसको रेलिवेंसी के नंबर मिल जाते हैं। हम चेक करने बैठते हैं भी स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक्स हैं, इसकी फिक्रे भी इसने दुरुस्त नहीं लिखे हुए, तो उस एरिया में नंबर काट लेते हैं और जो ठीक होता है उसके नंबर आपको दे देते हैं। मेरी बात आपको समझ आई है? तो 4 एरियाज। अब ये जो हमने आपका पूरा कैप्सूल, टैबलेट वगैरह जो भी बनाया है, इसमें चारों के चारों एरियाज को मद्देनजर रख के बनाया गया। उसमें सबसे अहम एरिया मैं आपसे अर्ज करता हूं, ये जो 6.5 ले रहे होते हैं और ये कहते हैं हमारे 7.5 आ जाए, तो इन लोगों के मुताल्लिक ये है कि उन्हें कहा जाता है कि भाई अगर तुम सिर्फ इसी को अच्छी तरह से भर दो तो तुम्हारे बैंड्स आ जाएंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका तरीकाकार मैं आपसे अर्ज करता हूं। आपको सिंपल छोटा फिक्रा लिखना अगर आता है ना, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस, तो आप अगर इस टेम्पलेट में वो फिट कर लेते हो तो ज्यादातर फिक्रे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ज्यादातर फिक्रे क्या हो जाते हैं? और ये है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वाला एरिया। ये कौन सा एरिया है? ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी वाला एरिया। अब देखिए फिक्रा क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट। अब दैट के बाद अब कोई सा भी छोटा फिक्रा लिख लोगे ना, ये सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी वो छोटा फिक्रा जो शायद 4 बैंड का था या 3 बैंड का था या 5 बैंड का था, वही फिक्रा 6.5 से 7.5 बैंड का हो जाएगा जब आप उसे इट इज सेड दैट के बाद लगाएंगे। मसलन आप कहते हैं इट इज सेड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, तो छोटा सा फिक्रा है, सबको पता है। अब वो छोटा सा फिक्रा जो हम आपसे कहते हैं कि इतना तो करेक्ट लिख दीजिए, आपके बैंड आना शुरू हो जाते। और यकीन मानिए, यहां पर हमारे पास एक खातून, अभी पिछले दिन उनका रिजल्ट आया, उनके राइटिंग में 6 बैंड्स आए हैं।
जब वो हमारे पास तशरीफ लाई थी तो राइटिंग उनका 1.5 का था, और जब आया तो 6 बैंड्स हैं, और वो 6 बैंड्स उनके क्यों आए? क्योंकि उन्होंने टेम्पलेट को फॉलो किया था। हमने उनसे सिर्फ एक ही बात की थी कि मेहरबानी फरमा के छोटे फिक्रे ठीक लिख दीजिए, हमें लंबे फिक्रे नहीं चाहिए आपसे, छोटे छोटे फिक्रे ठीक लिख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट आप ठीक लिख लीजिए, सिंपल पास्ट आप ठीक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे भी ये गुजारिश है कि कोई लंबे फिक्रे लिखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे फिक्रे लिखिए। आप जब छोटा सा फिक्रा लिखेंगे तो सूरत, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट, हमने जो भी लिखा, द ऐसे विल डिस्कस हाउ। अब ये जब हाउ के साथ गया, ये कौन सा कोई सिंपल फिक्रा रह गया? और सारा को लिखा, हाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ और द एडवांटेजेस ऑफ और द मेरिट्स ऑफ और द डीमेरिट्स व्हाटसोएवर ऑफ डैश डैश, वो जो भी टॉपिक है, आर मोर देन, ये फिर कंपैरिजन भी उसमें आ गया। ये कहां से छोटा फिक्र है, यहां से वहां तक गया हुआ है। तो आपने जो इंट्रोडक्शन आपका है, उसी इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक चीज बड़ी मुकम्मल कर दी कि एक तो रिक्वायरमेंट मैं अभी अर्ज करता हूं जो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, जो लेक्सिकल रिसोर्स वाले रिक्वायरमेंट, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वाले रिक्वायरमेंट, वो तो आपकी पूरी हो गई। क्योंकि आपका पहला पूरा इंट्रोडक्शन सारा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और आपको पता ही नहीं आपने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ। बात पहुंच रही है? आप सिर्फ इसी को बेहतर इस्तेमाल करना शुरू करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरह से यही आपको मदद देता है स्पीकिंग में भी। आपसे किसी ने पूछ लिया कि जनाब, ऐसे किसी ने पूछ लिया कि टेक्नोलॉजी जो है उसके बड़े फायदे वायदे हैं, नुकसानात भी उसके, आप अपनी राय तो दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? इट इज सेड दैट कहकर बस वहां पर ऐसे मत लगा दीजिएगा, ये मेहरबानी कीजिएगा। फिर आप बोले आई विल डिस्कस, आपके स्पीकिंग में काम आ जाए। यानी आपने यह कहा कि यहां कहा तो जाता है कि टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी है, फायदे भी हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इसके बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट की बात आप कर रहे हैं ज्यादा है, तो कैसे इसके बेनिफिट ज्यादा हैं इसके नुकसानात की निस्बत, आपके ऊपर। और तय पा गया कि अगले को समझ भी आ रहा होगा। इसलिए ये आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, चलना फिरना इसी के साथ जुड़ा हुआ है। लोग आपसे पूछते नहीं, एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा आपसे लोग पूछते हैं, कई हवालों से लोग आपसे पूछते हैं। और अगर आप एक लम्हे को गौर करके देखें तो वो क्यों नहीं पूछते? कि आपसे राय नहीं मांगी जाती? आपसे राय मांगी जाती? दोस्त अहबाब, यार ये वाला मोबाइल ले रहा हूं, इस मोबाइल में क्या फायदे बता दो, ये इसके नुकसानात बता दो। आपने बारहा देखा होगा, होता नहीं है? मोबाइल से आप लैपटॉप खरीद रहे, आप अगर लैपटॉप के खरीद रहे हैं, आपने अपने किसी दोस्त से मशवरा कर लिया कि यार मैं लैपटॉप खरीद रहा हूं, कौन से वाला खरीदूं, और वो आपको बताया कि लेनोवो वाले के फायदे ज्यादा हैं बनिस्बत किसी और के। किसने कह दिया नहीं यार वो सैमसंग वाले के ज्यादा फायदे, किसने कहा एप्पल वाला ले लो, किसने कहा कोई, तो वो क्या करेगा, कोई फायदे नुकसान बताएगा ना। तो अब साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए कि इस तरह हमें बात करना आ जाएगा, समझो तो सही। कहो साथ में, आपको इस तरह से बात करने का सलीका आएगा। यानी आपके पास कोई बात, आपने उसको तरीके सलीके से बात उसको पेश कर दी। इट इज सेड दैट। अब ये तो हो गया लेक्सिकल रिसोर्स के साथ। अब देखिए इसी में हम कोहेजन एंड कोहेरेंस को देखते हैं। एक तो लेक्सिकल रिसोर्स मैंने आपको बताया, दैट लगा हो गया। फिर कोहेजन एंड कोहेरेंस क्या होती है कि बात को तरतीब से पेश करने का नाम है कोहेजन एंड कोहेरेंस। यानी बात का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है, सिर्फ लफ्जों का ताल्लुक नहीं, ख्याल का ताल्लुक होना, दोनों मौजूद है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोहेजन एंड कोहेरेंस। वो आपके आज वो भी इसके अंदर मौजूद है कि पहले हमने बात की और फिर हमने उसकी वजाहत उसको आगे। इसी तरह से आप देखिए ये जो ड्रॉबैक्स है का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या बेनिफिट्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये यहां जाकर आप उसे या आर मोर देन, तो ये सारा आपका लेक्सिकल रिसोर्स में आ जाता है। अब आखिरी रह जाता है टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट,
वैसे इनका टास्क 1 2 के साथ होता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। जो सवाल किया गया है आप उस सवाल से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि जब कभी भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ये लिख लीजिएगा जो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं। जब कभी भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले रीफ्रेज करते हैं। लिखिए नंबर 1 इंट्रोडक्शन का क्या है, रीफ्रेज करते हैं। और दूसरे नंबर पर जनाब क्या करते हैं, रीफ्रेज करने के फौरन बाद थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, और थीसिस स्टेटमेंट के फौरन बाद हमें आउटलाइन देनी होती है। अब ये दुनिया जहान में कोई इंट्रोडक्शन लिखना हो तो यही सबसे बेहतर तरीका है। और अब आपको हम ये ना भी बताएं कि भाई थीसिस स्टेटमेंट ये होती है, वो भला ये होती है भला, आप सिर्फ ये खाने फिल कर दें, तीनों सवालों का जवाब आ जाता है। इट इज सेड दैट कहने के बाद आपने क्या किया, रिफ्रेज कर दिया वो जो टॉपिक आया हुआ था। तो आपके तीनों नुकात इसमें मौजूद, आउटलाइन भी इसके अंदर आ गई, चूंकि आउटलाइन का मतलब होता है तरतीब। यानी आपने बता दिया कि जनाब ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसानात के ऊपर लोगों की राय पाई जाती है, लेकिन इस ऐसे में मैं डिस्कस करूंगा कि इसके फायदे कैसे इसके नुकसानात से ज्यादा है। समझ आ गई बात के पहले फायदों की बात होगी, बाद में नुकसानात की होगी, और पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी, जो आपका कारी है, रीडर है, एग्जामिनर है, असेसर है, उसे बड़ा क्लियरली इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि आपने उससे सारी चीज समझा दी है। अब अगर आपका एग्जामिनर कहता है मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मैं जरा इसका पैराग्राफ नंबर 3 तो में अगर बेनिफिट्स आने थे तो बेनिफिट आएंगे, अगर उसके नुकसानात आने थे तो नुकसान, यानी वो 3 पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि क्या वो उस तरतीब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हमारा जो बुनियादी मामला है हमारे यहाँ तो यही है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। वो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, न सुनाने वाले को समझ आ रही होती है, न सुनने वाले को, न लिखने वाले को समझ आ रही होती है, न पढ़ने वाले को। इसीलिए तरतीब का होना बहुत ज़रूरी है, और ये तरतीब है जो आप तक पहुँचेगी। मैं एक लम्हे को यहाँ पर वक्फा लूँगा, को 2-4-5 मिनट का, और उस वक्फे का मतलब सिर्फ यही है कि अभी तक की गुफ्तगू को एक दफ़ा आप साथ वाले के साथ दोहरा के देख लीजिए। हो सकता है कि मेरी बात जो आप तक ना पहुँची हो वो हमसाये के ज़रिए पहुँच जाए।